हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर 2 है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन से अगर रिलेटेड कोई सवाल आए हैं एचपीएएस के प्रीलिम्स में पिछले सालों में, तो उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो हमारा कल लेक्चर हुआ था उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टरल कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, इस पर हम जो सवाल है वो देख चुके हैं। और किस पर देख चुके हैं? मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावर मेजर से रिलेटेड कोई सवाल आए थे तो वो हम कल देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इन इंडिया। पहला सवाल देखते हैं क्या आया है। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट्स फॉर 2011-12, which of the following states have maximum percentage of population below poverty line? 2014 में ये सवाल पूछा गया था। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी झारखंड या डी उड़ीसा। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है वो किस स्टेट में थी? पॉवर्टी लाइन क्या होता है? वो थ्रेशोल्ड जिसके नीचे के जो लोग हैं उसको हम पुअर कहते हैं। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किस स्टेट में थी? इसका आंसर है ए छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिलता है? आपको लगेगा बड़ा बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है जो पूछ रहा है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन किस स्टेट की है जो पॉवर्टी लाइन में सबसे ज्यादा है। लेकिन साथ में हमें इससे ये पता चलता है, ये सीखने को मिलता है कि जब आप पॉवर्टी पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैक्सिमम पुअर इन नंबर्स ये किस स्टेट्स में है? परसेंटेज वाइज मैक्सिमम किस में है? मिनिमम किस में है? इन नंबर्स में अगर आप बात करें तो कौन सा स्टेट है जिसमें मिनिमम पुअर है? और परसेंटेज वाइज मिनिमम किस स्टेट में है? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए जब आप पॉवर्टी चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के फैक्ट्स को आप देखेंगे, क्योंकि अब यहां पर पूछा गया कि मैक्सिमम परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन किस स्टेट में था। कल के दिन को पूछा जा सकता है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा पुअर रहते हैं। ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ पुअर किस स्टेट में है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉवर्टी लाइन क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी लाइन में कौन कौन से बास्केट ऑफ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, या कौन सी कमेटी की पॉवर्टी लाइन आज हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के सवालों पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, हु कंडक्ट्स द पीरियोडिक सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? 2016 में पूछा गया था। क्या नीति आयोग करता है, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस? इसका करेक्ट आंसर है एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। ये जो है पीरियोडिक सैंपल सर्वे करता है जिसके बेसिस पर आपकी पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो? दोस्तों, जैसे मैं अभी कह रहा था कि अभी पूछा था कि परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन मैक्सिमम किस में है, तो आपने अब देखिए कि नेक्स्ट ईयर में क्या पूछा है कि हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो किस स्टेट में है। ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा या डी उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो किस स्टेट में है? आंसर इज ए बिहार। तो आपको पॉवर्टी रेशियो, जैसे मैंने कहा था कि ये पूछा जा सकता है कभी भी कि मैक्सिमम किस में है, मिनिमम किस में है, इन एब्सोल्यूट नंबर्स में, इन परसेंटेज वाइज टर्म्स में। तो ये सब ये जब फैक्ट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। पॉवर्टी लाइन जो हम यूज कर रहे हैं वो किस कमेटी के बेसिस पे यूज कर रहे हैं। जैसे जो अभी पॉवर्टी लाइन हम ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं वो तेंदुलकर कमेटी
ने दी थी, उस पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन को आज भी हम यूज करते हैं। पॉवर्टी रेशियो क्या होता है, परसेंटेज वाइज किस स्टेट में ज्यादा है, किसमें कम है ना। हिमाचल की रैंकिंग क्या है। तो ऐसे सब जो क्वेश्चंस हैं ये कभी भी पूछे जा सकते हैं आपसे। और किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी कमेटी इंडिपेंडेंस के बाद बिठाई गई थी, तो उनकी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए कि लकड़ावाला कमेटी कब आई थी, तेंदुलकर कमेटी कब आई। तो इन सब जो कमिटीज बिठाई गई थी इंडिपेंडेंस के बाद, तो इनका एक आपको अंदाजा होना चाहिए कि किस किस ईयर में ये कमिटीज आई थी, इनकी क्या सेलिएंट फीचर्स थे, इन्होंने किस बेसिस पर पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया था, क्योंकि कल के दिन को इन कमिटी के ऊपर भी सवाल कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो जो हमारा मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू एक तो एक्वेंट किया जाए कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, फिर उन सवालों के हिसाब से हम ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि किस तरह के सवाल आगे आ सकते हैं। तो आपकी जो पढ़ाई या आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। Which of the following is not a part of the strategy of direct attack on poverty? ऑप्शंस है ए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, सी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, या डी जवाहर रोजगार योजना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से ऐसे कौन से ये प्रोग्राम है जो डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं पॉवर्टी पर। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या क्या था, उसका एम क्या था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, कि गांव में जो रूरल एरियाज है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, वहां की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो किया जाए। तो ये तो डायरेक्टली अटैक करता है बिल्कुल। जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, तो पॉवर्टी क्या होगी, वो कम होगी। तो ये तो डायरेक्ट अटैक हुआ पॉवर्टी पर। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नरेगा, अगर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो क्या करेंगे आप, उसके बदले में उनको वेजेस देंगे, तो उनके पास पैसा आएगा, तो ऑब्वियसली पॉवर्टी क्या होगी, कम होगी। तो ये भी लगता है कि ये डायरेक्टली अटैक कर रहा है। जवाहर रोजगार योजना फिर से एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। तो अगर मान लीजिए आपको नहीं भी पता है कि डायरेक्टली अटैक कौन करता है पॉवर्टी पर, तो आपको अगर ये भी पता है कि ये प्रोग्राम्स किस लिए बनाए गए थे, तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देख लिया कि IRDP है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, जवाहर रोजगार योजना है। तो ये तो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये तो पॉवर्टी पर डायरेक्ट अटैक करेंगे, डायरेक्टली पॉवर्टी इनसे रिलेटेड है। बट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की अगर आप बात करें, है ना, कि कितने बच्चे होने चाहिए, क्या मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ की आप बात करें, चाइल्ड हेल्थ की आप बात करें, क्या गैप होना चाहिए दो बच्चों के बीच में, कितने बच्चे होने चाहिए आपके। तो ये सब जो फैक्टर, ये सब जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का पार्ट है, तो क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है पॉवर्टी से? डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, बट हाँ इनडायरेक्टली है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्ट अटैक के बारे में, बट जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा बी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर मान लीजिए कहीं आपने नहीं भी पढ़ा है कोई स्ट्रेटेजी ऑफ डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी, लेकिन आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से अगर आप देख सकते हैं, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, तो आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर किसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि IRDP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, ये सारे प्रोग्राम क्या करते हैं कि डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं पॉवर्टी पर। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है पॉवर्टी से, तो इसका आंसर वही होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ओवर द इयर्स द गवर्नमेंट हैज बीन फॉलोइंग अप्रोचेस टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। किस तरह की अप्रोच सरकार फॉलो कर रही है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए? स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, सेकंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट, थ्री मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर। ऑप्शंस क्या हैं? ए 1 and 3 ओनली, बी 1 and 2 ओनली,
सी 2 and 3 ओनली, या डी 1, 2 and 3 ऑल। तो किस तरह के अप्रोच सरकार अपना रही है गरीबी को कम करने के लिए? तो पहला क्या दिया गया था कि स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सरकार चला रही है, या ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट कर रही है, या तीसरा मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं? तो दोस्तों सरकार बिल्कुल स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स तो चला ही रही है। जैसे मनरेगा क्या है, मनरेगा भी क्या है, किस लिए है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए डायरेक्टली और गरीबी को कम किया जाए। ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये तो हमारी शुरू से ही अप्रोच रही है कि ग्रोथ होगी तो जो ग्रोथ है वो ट्रिकल डाउन होगी और गरीबों तक भी पहुंचेगी। तो ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट भी बिल्कुल पार्ट है। मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर, जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे हाउसिंग की है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं। हम हेल्थ केयर में जो है फ्री हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जिनके जरिए हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं। एजुकेशन में सरकारी स्कूल्स होते हैं। फिर जैसे विडोज हैं या फिर बहुत बूढ़े लोग हैं, तो उसके लिए भी नेशनल मिनिमम सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनसे मिनिमम नीड्स जो है पुअर की, हम उनको पूरा करने चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे ही अप्रोचेस जो हैं वो गवर्नमेंट जो है वो कर रही है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। तो क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा डी 1, 2 and 3 ऑल, क्योंकि तीनों ही अप्रोचेस सरकार ने अपनाई है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2016 के बाद से उन्होंने शुरू में पूछा कि पॉवर्टी से रिलेटेड, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एस्टिमेट्स, बट पिछले कुछ सालों में वो क्या पूछ रहे हैं 2017-18 से कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए उसके जो सॉल्यूशन सरकार लेकर आ रही है वो क्या है। तो एक शिफ्ट देखने को मिलता है प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ, प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। तो अब सवाल किस पे पूछे जा रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन है, किस तरह की अप्रोच, किस तरह की स्ट्रेटेजी सरकार ने अपनाई है। इस तरह के सवाल अब पूछ रहे हैं आपके प्रीलिम्स। 6th क्वेश्चन पूछता है कि पॉवर्टी गैप क्या होता है। क्या ये गैप है इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बिटवीन डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस। बी, द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन। सी, गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, या डी, गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर पीपल। तो पॉवर्टी गैप से आप क्या समझते हैं, पॉवर्टी गैप क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो पॉवर्टी गैप होता है द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड द एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन। मान लीजिए आपकी पॉवर्टी लाइन 1000 रुपीज पर मंथ है। ये पॉवर्टी लाइन आपने बनाई है, सरकार ने थ्रेशोल्ड रखा है कि 1000 रुपए पर मंथ से अगर कोई कम कमाता है तो उसको हम पुअर में कैटेगराइज करेंगे। तो मान लीजिए जो आपके पुअर लोग निकले, इस पॉवर्टी लाइन के हिसाब से जो पुअर हैं, आपने कैलकुलेट कर लिया कि कितने पुअर हैं। मान लीजिए 1 करोड़ लोग हैं जो पुअर हैं इस पॉवर्टी लाइन के हिसाब से। तो इन 1 करोड़ लोगों की जो एवरेज इनकम है, मान लीजिए जो एवरेज इनकम आपने इन लोगों की निकाली तो वो 750 रुपए महीना ही आई, 750 रुपीज पर मंथ। तो पॉवर्टी गैप कितना हुआ? ये जो पॉवर्टी लाइन आपने बनाई थी और जो एवरेज इनकम है इन पुअर लोगों की, उसके बीच में कितना गैप है? तो 250 रुपए का गैप है। मतलब इन लोगों को 250 रुपए अभी और कमाने हैं जिससे ये उस थ्रेश होल्ड के ऊपर आ सके, उस पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सके। तो उसको हम कहते हैं पॉवर्टी गैप, द डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन। तो आंसर इज बी। मान लीजिए आपको नहीं भी पता होता इस क्वेश्चन का आंसर, सपोज कीजिए कि आपको कुछ नहीं अंदाजा है कि पॉवर्टी गैप क्या हो सकता है। तो दोस्तों जब आप पॉवर्टी पढ़ रहे हैं या पॉवर्टी गैप या इस तरह की जो भी टर्मिनोलॉजीज करेंगे तो उसमें ये डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बारे में, जैसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के गैप। ये तो बड़ा वेग सा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का जो गैप है उसको हम पॉवर्टी गैप कहेंगे। ये गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस को, उसको जो गैप है डेवलपमेंट गैप, क्या उसको पॉवर्टी गैप कहा जाता है? या गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल,
तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये थोड़े से दूर लगते हैं पॉवर्टी गैप। अगर आप कॉमन सेंस का भी यूज करें तो क्या पॉवर्टी गैप ये सब चीजें हो सकता है? वो तो हम पहले ही कैटेगराइज कर सके हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग के मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, लोअर इनकम कंट्रीज हैं, रिच नेशंस हैं। तो उसके लिए तो ऑलरेडी कैटेगरीज हैं। तो ये पॉवर्टी गैप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का डिफरेंस हो सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के गैप को आप पॉवर्टी गैप कहें, या डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस को आप पॉवर्टी गैप कहें। तो जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था वो ये था कि गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल। तो ये गैप पॉवर्टी गैप कैसे हो सकता है? पॉवर्टी का गैप तो ऐसा लग रहा है कि पुअर होने का जो गैप है या पुअर से ऊपर उठने के जो थ्रेशोल्ड है उससे कुछ रिलेटेड होना चाहिए। इसमें भी आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं इन तीनों ऑप्शंस को, और कॉमन सेंस की हेल्प से आप इस बी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों जब प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होता कि आपको सब क्वेश्चंस के आंसर आ सकते हैं या आपने सब कुछ ही पढ़ रखा होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिससे आपकी जो नॉलेज जो आपने गेन करी है उसका यूज करके और अपना कॉमन सेंस का यूज करके आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है ना। आपको यहाँ कुछ लिखना तो नहीं है, आपको तो ऑप्शंस एलिमिनेट करने और सही ऑप्शन तक पहुंचना है। तो इस तरह से आप अगर अपने कॉमन सेंस का यूज करेंगे, जो भी नॉलेज आपके पास है उसका थोड़ा सा अगर आप यूज करेंगे और क्वेश्चन को फिर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, what was the unemployment rate during 2015-16 based on usual principal status in India? 2016 में ये क्वेश्चन आया था। A 8.7%, B 7.8%, C 5% या D 4.2%? The correct answer is 5%. अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2015-16 में यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के हिसाब से कितना था इंडिया में? 5% था। दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली करंट अफेयर से उठाए जाते हैं। तो मान लीजिए पॉवर्टी के ऊपर कोई रिपोर्ट आई है सरकार की, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई रिपोर्ट आई है जो आपके एग्जाम से जस्ट कुछ महीने पहले आई है। मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें कुछ डेटा दिया गया है कि पॉवर्टी के बारे में या अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। दोस्तों इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, आपको लिखकर रखने हैं अपनी नोटबुक्स में कि किस तरह की कोई रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट में क्या डेटा पब्लिश हुआ है, किसने वो रिपोर्ट पब्लिश करी है, कौन उसका पब्लिशर है, सरकार की कौन सी संस्था है जो उसको निकालती है, उसमें कोई अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा है, पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें इस तरह के डेटा आते हैं, तो आपको उसमें डेटा जो है वो अलग रखना है इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड। तो हमें ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको लग रहा होगा बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसको बिल्कुल अगर आपको नहीं पता है तो इसको आंसर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसको आप गैस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको डेटा पता होगा तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये डेटा हमें पता हो, या हम कैसे गैस कर सकते हैं कि इस बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट से पूछ सकते हैं या पॉवर्टी रेट से पूछ सकते हैं? तो उसका यही तरीका है कि कोई भी अगर सरकार की रिपोर्ट आ रही है, मान लीजिए नीति आयोग जो है समय समय पर कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, तो अगर नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आती है, मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि इसके अंडर क्या है, इसके अंडर सीएसओ और एनएसएसओ हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी रिपोर्ट ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती हैं, न्यूज़पेपर्स में आती हैं, तो उन न्यूज़ पे आप पढ़िए कि किस तरह का डेटा इन्होंने पब्लिश किया है, क्या पब्लिश किया है, और उस डेटा को आप लिख कर रखिए। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, सीधे सीधे रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, या फिर पूछा जा सकता है कि जो डेटा उन्होंने पब्लिश किया है किस टॉपिक से रिलेटेड है, कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, जेंडर गैप किस रिलेटेड आया है, क्या डेटा है। तो आपको ये सब लिख कर रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आप अटेंड कर पाए तो ये आपको करना पड़ेगा खुद से। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये 2019 में पूछा गया है। ए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, बी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज पॉजिटिव, सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज नेगेटिव, या डी, बोथ ए एंड बी।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इट मींस व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेबर को इंक्रीज भी कर दें, मान लीजिए 3 लेबर काम कर रही हैं एक एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो वो उनकी कुछ प्रोडक्टिविटी है, मान लीजिए वो 10 क्विंटल पोटैटो प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप 3 की जगह 4 लेबर भी लगाते हैं तो भी जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो वही की वही रहे, कुछ इंक्रीज ना हो। तो ये क्या हुआ, जो एक एक्स्ट्रा लेबर आपने लगाई, ये क्या है? ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ये। क्योंकि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, अगर आप लेबर कंपोनेंट इंक्रीज भी कर रहे हैं तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो 1 यूनिट अगर आपने लेबर बढ़ाई तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी क्या रही? वो 0 रही, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 रही। इसलिए हम कहेंगे कि जो आपने एक एक्स्ट्रा लेबर लगाई है दैट इज डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अब इस बार पूछा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अगली बार पूछ सकते हैं कि फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है इंडिया में? सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट किस स्टेट में है? या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमें किस सेक्टर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपका सर्विस सेक्टर, इन सेक्टर में कितना कितना एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग एम्प्लॉयड है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडस्ट्रीज कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, सर्विस सेक्टर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कल के दिन को आपके प्रीलिम्स में ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा सिर्फ ये देखना नहीं है कि पिछले ईयर्स में किस तरह के सवाल आए हैं, बल्कि ये कि उन सवालों के बेसिस पर हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे सही डायरेक्शन में लेकर जाएं। तो जैसे इस साल ये 2019 के जो प्रीलिम्स में इसमें पूछा गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि कितने डिफरेंट तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं और उन सबका क्या क्या मतलब होता है, जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सब क्या क्या है, हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उसमें कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा कौन पब्लिश करता है। जैसे इसमें था कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस पे सवाल पूछा था, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस क्या होता है, डेली स्टेटस क्या होता है। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स है, आपको जब आप अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं तो इन सब तरह के आप जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं या डेटा है इसको आप याद रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।